हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साक्षी है और आज हम पढ़ेंगे रिसर्च का ही एक टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम किसको स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन। हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होती है? होल पॉपुलेशन होती है। मानने की बात है, ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये हमारी होल पॉपुलेशन है। अब होल पॉपुलेशन को स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। लेकिन अगर इस पॉपुलेशन में से कुछ पोर्शन को जो है हमने निकाला और उसको स्टडी करना है, यानी कि ये हमारी होल पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने 1000 जो है कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट किया और उनको स्टडी करना है। ये हमारी क्या हुई? पॉपुलेशन हुई। पॉपुलेशन में से जो है मैंने कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया और वो हो गया हमारा सैंपल, ठीक है। तो ये जो है हमारा सैम्पलिंग के अंदर आता है कि हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो वो हमारी सेंसस होता है और उस पॉपुलेशन में से कुछ पोर्शन को जो है सेलेक्ट करना, वो होता है हमारा सैंपल, जिसको हम स्टडी करते हैं। और उसके बेस पे जो है हम अपनी पॉपुलेशन का बता सकते हैं कि हाँ, इतना मतलब जो भी मेरा रिज़ल्ट है, उस सैंपल के बेस पे मैं अपनी पॉपुलेशन के बारे में जो है कुछ ना कुछ डिसीज़न ले सकती हूँ कि हाँ, मैंने इसलिए ये स्टडी की थी और मेरा ये रिज़ल्ट आया है। क्या वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो जो हमारी पॉपुलेशन का मीन होता है, ठीक है, जो मेरी पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर, ठीक है। वो होता है हमारा पैरामीटर। और जो सैंपल का मेरा मीन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। जो सैंपल का मेरा मीन होता है उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं और जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको जो है हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। आई होप इतना आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सैम्पलिंग पॉइंट, ठीक है। हमारे पास जो सैम्पलिंग होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है एक, और एक जो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है हमारे पास, ठीक है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। दूसरी जो होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है अपनी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जो है डिस्कस करेंगे। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी जो मेरी सैम्पलिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है। मीन्स कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। इसमें जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे उस सब के इक्वल चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के, वो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। सेकंड क्या होता है? ये जो है यहाँ पे बायसनेस नहीं होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सभी के इक्वल चांसेस हैं, तो ये जो है बायस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा ये बायसनेस नहीं होती है, नॉन बायस होगा, ठीक है। नॉन बायस, ठीक है। कि बायसनेस का मतलब होता है पार्शियलिटी, ठीक है। कि हमने किसी के साथ कि चलो ये अच्छा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी तरह की जो है पार्शियलिटी आपके साथ नहीं की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सैंपल का साइज़ होता है, इसमें क्या होता है? हमारे जो सैंपल का साइज़ होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। सैंपल साइज़ जो है अब सैंपल साइज़ से आपको ये होगा कि लार्ज मतलब कितने से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हमारा सैंपल साइज़ जो है मोर देन 30 तो वो लार्ज सैंपल साइज़ होता है, और अगर लेस देन 30 तो स्मॉल सैंपल साइज़ होता है। सो
हमारा जो यहाँ पे सैम्पल साइज़ होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो होता है, तो हमारा जो सैम्पल साइज़ होता है वो जो है हमारा लार्ज सैम्पल साइज़ होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी सैम्पलिंग ऐसी है जिसमें लिटरेचर रिव्यू का जो रोल है वो मेज़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिव्यू लिटरेचर का जो रोल है वो मेज़र होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है, सेकंड जो होती है बायसनेस नहीं होती है, पार्शियलिटी नहीं की जाती है, सैम्पल साइज़ हमारा जो होता है वो लार्ज होता है, और रिव्यू लिटरेचर का जो रोल होता है वो जो है मेज़र होता है। इसके अलावा ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव होती है या क्वालिटेटिव होती है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, यानी कि आपको क्वांटिटेटिव का पता होगा, जहाँ पर हम अपना जो डेटा होता है उसको नंबर के फॉर्म में जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो है काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, उनको भी हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, सेकंड जो है हमारा वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है। थर्ड जो है वो हमारा स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होता है। फोर्थ जो होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। ठीक है, तो अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि हमारा रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो रैंडम सैम्पलिंग होती है मेरी, रैंडम सैम्पलिंग से आपको क्या समझ आ रहा है, रैंडम का मतलब क्या होता है। बेसिकली यही होता है रैंडम का मतलब कि कुछ भी चीज़ है हमने रैंडमली सेलेक्ट कर ली, उसके बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। जो एक बॉक्स है उसके अंदर काफ़ी सारी जो है चिट है, ठीक है, कलरफुल चिट रखी है, और उसमें से जो है मैं बिना कुछ सोचे समझे एक चिट उठा लेती हूँ। ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट किया, अब उसमें से मेरे पास जो है ग्रीन कलर की चिट आई है, उसमें रेड, येलो और ब्लू हर तरह की जो है चिट थी, लेकिन उसमें से जो है मैंने रैंडमली उठाया तो मेरे पास जो है पिंक कलर की चिट आ गई है। तो उस सभी के इक्वल चांसेस थे ना सेलेक्ट होने के लिए। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं पिंक को ही उठाऊंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ठीक है, वो तो बायसनेस हो जाती है कि हाँ, पार्शियलिटी हो जाती है कि मैंने पहले से सोचा था कि मैं जो है पिंक कलर की चिट उठाऊंगी, लेकिन नहीं, मैंने रैंडमली हाथ डाला बॉक्स के अंदर और चिट निकाली तो मेरे हाथ में पिंक चिट आई थी। तो सभी के इक्वल चांसेस थे सेलेक्ट होने के। तो रैंडम सैम्पलिंग जो होता है इसके अंदर जैसे लॉटरी मेथड होता है वो आ जाता है, फिश बाउल मेथड होता है। ठीक है, ये इस तरीके के जो भी मेथड्स होते हैं वो हमारे रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग आपको समझ आया होगा कि क्या होता है। रैंडमली हम कुछ भी चीज़ जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर इक्वल चांसेस होते हैं हर एक चीज़ के सेलेक्ट होने के। अब सेकंड आता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या कहता है कि जो भी मैं चीज़ सेलेक्ट कर रही हूँ ना वो एक सिस्टम की फॉर्म में होती है। ठीक है, पहली यूनिट जो है मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ सिस्टमेटिकली, उसके बाद उसी के बेस पे मेरी जितनी भी यूनिट्स होती है मैं सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो है कुछ नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से जो है एक सिस्टम की फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई है और मैं रैंडमली जो है थर्ड को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसके बेस पे मुझे पता है कि 2 का गैप है, मैं फिर 6 को सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, फिर मैं 9 को सेलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो भी हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं वो हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर आता है। kth नंबर या nth नंबर भी हम इसके चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो है मेरी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बेसिक सी चीज़ें जो है मैं इजी लैंग्वेज में आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप अच्छे से इस चीज़ को जो है लर्न कर लेना। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, मैं ऊपर की दो जो है रब कर देती हूँ। हाँ, तो स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग जो है, इसका स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, ग्रुप से रिलेटेड होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होती है, इसमें हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस जो होता है जो सेम ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कि, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अलग अलग, जैसे कि एक ग्रुप है, अगर उसमें सारे, एक ग्रुप है सारे मेल है, एक ग्रुप है सारे फीमेल है, एक ग्रुप है सारे चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये जो है होमोजीनियस है। ठीक है, ये सारे जो है होमोजीनियस है क्योंकि सेम है अंदर। ठीक है, अगर एक ग्रुप ये है, ठीक है, अब इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है, तो इसमें तीनों है, तो ये जो होता है हमारा हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो जो मेरा स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होती है वो होमोजीनियस जो होती है विद इन होती है, यानी कि जो ग्रुप के अंदर है वो सभी लोग जो है सेम हैं। ठीक है, अब तीनों में से मैं कुछ कुछ सेलेक्ट करूँगी, यानी कि इनमें मैंने माना कि जो है 30 मेरे मेल है, 30 फीमेल है, 30 चिल्ड्रंस है, तो इसमें से जो है मेरे 15 मैंने मेल लिए, फीमेल ली और चिल्ड्रंस लिए, तो मैंने 15 जो है यहाँ से निकाल लिए तीनों से। तो ये जो स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होती है ना, विद इन होमोजीनियस होती है और विद इन जो है होमोजीनियस होती है और बिटवीन जो है वो हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग जो है काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो मेरा स्ट्रेटा का अपोजिट हो जाता है, यानी कि नेचर के थ्रू जो है इसमें ग्रुप बने होते हैं, ये जो है विद इन हेट्रोजीनियस होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हेट्रोजीनियस विद इन होती है क्योंकि इसमें मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। ठीक है, हमारे पास 3 ग्रुप है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 ग्रुप हैं, यहाँ पे भी मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रंस, यहाँ पे भी मेल, फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये आपस में जो है बने हुए हैं ऑलरेडी, ग्रुप जो है पहले से ही बने हैं, इनमें मैंने कोई ऐड नहीं किया ना, जैसा मुझे ग्रुप दिखा तो मैं वैसे ये जो है विद इन जो है हेट्रोजीनियस होते हैं और बिटवीन जो है होमोजीनियस होते हैं। तो आपको ये पॉइंट जो है इसमें याद रखना है कि विद इन जो है ये हेट्रो होते हैं और बिटवीन जो है होमोजीनियस होते हैं। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है अच्छे से समझ आया होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, लास्ट में मैं एक बार ओवरव्यू दूंगी सभी का, तो अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और चीज़ होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, सैम्पल साइज होता है, साइज एंड सैम्पल एरर। ठीक है, अब ये इनका जो रिलेशन होता है ना वो वाइस वर्सा होता है। ठीक है, यानी कि मेरा सैम्पल साइज इंक्रीज होगा तो मेरा सैम्पल एरर जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, सैम्पल साइज इंक्रीज, सैम्पल एरर डिक्रीज। अब 1000 मेरे पास जो है कैंडिडेट्स है, यानी कि मैंने 1000 जो है बंदे लिए हैं। ठीक है, अब उसमें से मैं 10 लोगों को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1000 है। ठीक है, उसमें से ये मेरी पॉपुलेशन है, ये मेरा सैम्पल है। ठीक है, अब क्या मेरी 1000 पॉपुलेशन को 10 जो मेरे सैम्पल साइज़ लिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा? जो मैं उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाह रही हूँ, क्या वो 10 बंदे मुझे 1000 की वैल्यू बता देगा कि हाँ ये चीज़ कन्फर्म है? नहीं ना, क्योंकि सैम्पल साइज़ जितना बड़ा मेरा सैम्पल साइज़ होगा
मेरे जो सैंपल के एरर है, मतलब एरर आने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेरा सैंपल साइज़ कम है तो मेरे सैंपल एरर जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सैंपल साइज़ हमारा ज़्यादा होगा तो सैंपल एरर जो है अपने आप ही कम होते चले जाते हैं। ये वाइस वर्सा रिलेशन होता है। अब आता है नोन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे बायसनेस होती है, बायसनेस होती है, सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है। जो मेरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, उसमें बायसनेस होती है, यानी कि यहाँ पे जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव इन नेचर होगी क्योंकि बायसनेस आ चुकी है, ठीक है। रिव्यू लिटरेचर का रोल जो है वो हमारा माइनर हो जाता है। क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ठीक है, हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कोटा सैम्पलिंग होता है। कोटा सैम्पलिंग होता है। सिंपल होता है कन्वीनियंस। स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है पर्पोसिव सैम्पलिंग। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। ये पहली बात आपको नाम पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन सा आता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है कौन सा आता है, ठीक है। अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें फिक्स कर दिया जाता है पैरामीटर्स, ठीक है, कि मैं उस पैरामीटर से बाहर जो है सैंपल सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। यानी कि मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, उसमें मुझे पता है, मैंने एक पैरामीटर फिक्स किया है कि मैं अपनी रिसर्च में जो है जिनकी एज अबाउट 30 और लेस देन जो है 60 होगी, मैं इन्हीं कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट करूँगी, दैन मैं उनके ऊपर रिसर्च करूँगी। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, पैरामीटर फिक्स कर देते हैं, पैरामीटर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो होता है जो मुझे
अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है सही लगता है, ठीक है, वो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। यानी कि मुझे जहाँ से सुविधा होगी उस चीज़ की, मैं कहीं स्ट्रीट पे जा रही हूँ तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो बंदे हैं, या मैं किसी थिएटर के बाहर हूँ, उनसे मेरी रिसर्च में हेल्प हो सकती है, तो मैं उनसे डाटा कलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए ईजी है वहाँ से सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये मेरा कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग का क्या होता है, आप सभी को पता है, एक हमारी जय हो मूवी आई थी, ठीक है, उसने बोला था कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप आगे 3 लोगों की हेल्प करना। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई एक बंदा है, उसको चीज़ें पता है, वो आगे 3 को बताएगा, वो उससे आगे 3 को बताएगा। तो इस तरीके से एक चैन सैम्पलिंग जो है, इस टाइप से स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है कि एक चैन के फॉर्म में वो जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्पोजिव सैम्पलिंग। अब पर्पोजिव सैम्पलिंग क्या होती है, जजमेंट, ठीक है, जो मेरा पर्पज़ होता है यहाँ पे जजमेंट, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, जो मैं रिसर्च कर रही हूँ उसमें किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मैं जज करूँगी उस चीज़ को, जजमेंट दूँगी अपनी कि मैं इसी के बेस पे जो है अपना डाटा सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। अगर तो वो मेरे हिसाब से सही है तभी मैं उसे अपनी रिसर्च का पार्ट बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो जजमेंट करना, जैसे हम बोल देते हैं ना कि वो उस चीज़ को जज कर रहा है, तो मैं ऐसे ही रिसर्च में अपने जो भी मैं सैम्पल मेरा है, मैं उसको जज करूँगी, ठीक है, कि हाँ ये मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग फिट होगा या नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमारी इसके अंदर आ जाती है, जो हमारा पर्पोजिव सैम्पलिंग होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें जो है समझ आई होगी कि क्या क्या होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारा कोटा सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और पर्पोजिव सैम्पलिंग आता है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको समझ आई होगी कि क्या होती है, सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, बायसनेस होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है इक्वली चांसेस नहीं होते हैं सेलेक्ट होने के। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, जो हमारी रिसर्च के लिए सही होता है हम उसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। रिव्यू लिटरेचर का रोल जो होता है वो माइनर होता है, ठीक है। अब एक बार हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या थी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर थी, रिव्यू लिटरेचर का रोल जो है हमारा मेजर था, और बायसनेस नहीं थी। वहाँ पे हम रैंडमली चीज़ों को सेलेक्ट करते थे। रिव्यू लिटरेचर का रोल मेजर होता था, क्वांटिटेटिव इन नेचर होती थी, ठीक है। उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक होती है, स्ट्रेटाफाइड होती है और क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ और टाइप्स हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एरिया सैम्पलिंग हो गया, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गया, ठीक है, सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। तो ये भी एक बार टाइप्स जो है आपको याद होने चाहिए, लेकिन जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो है आपसे वहाँ से ही पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, रैंडमली आप सैंपल सेलेक्ट करें, वो कौन सी सैम्पलिंग होती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या फिर आपको टाइप्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। अब रैंडम सैम्पलिंग आपको पता है कि रैंडमली चीज़ें जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे कि लॉटरी मेथड, फिशबॉल मेथड जो है इसके अंदर आता है। सिस्टमैटिक में एक सिस्टम में हम चीज़ों को जो है सेलेक्ट करते हैं, पहली यूनिट जो हम सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बेस पे आगे चीज़ों को सेलेक्ट करते चले जाते हैं, nth नंबर और kth नंबर की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेटाफाइड जो होता है, जो ग्रुप बने होते हैं, ये जो होता है हेट्रोजीनियस बिटवीन होता है, होमो जो है विद इन होता है। क्लस्टर इसके अपोजिट होती है, वो जो होती है हेट्रोजीनियस विद इन होगी और होमो जो है वो बिटवीन हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको जो है मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर आपको कुछ भी क्वायरीज है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, बाय बाय।